दिवस की बधाई और फिर से बोलता हूं। तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे बोलने को मिला है जिनके बारे में बोलूं तो पूरा आप लोग पूरा ही टाइम आपका चला जाएगा, लेकिन मैं उनके बारे में बताने से पहले एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। सन 2000 के आसपास जब पूरा विश्व मिलेनियम को मना रहा था, तो एक लगातार 5-6 बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लोगों के आए। उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जो चावल, जिसको हम लोग अक्षत कहते हैं, जो हमारे पूजा में हर जगह लगातार इस्तेमाल होता है, अक्षत का इस्तेमाल हम लोग घरों में हमेशा करते हैं, वो चीन से आया हुआ है लगभग 4000 साल पहले। ये एक तरीके से उस समय तक इतना ही बड़ा एक फैक्ट की तरह बन चुका था, जितना बड़ा कि सूरज पूरब से उगता है। लेकिन वही कहा जाएगा कि महामना की प्रेरणा से यहाँ से पढ़े हुए हमारा एक नायक उठा, एक छात्र उठा, और उसने इतना बड़ा एक पुरातत्व विज्ञान में इतना बड़ा कार्य किया कि भारत में बड़े अच्छे तरीके से ये स्थापित कर दिया कि कम से कम 9000 साल पहले से ही हम लोग चावल को इस्तेमाल कर रहे हैं और चावल का इस्तेमाल अपने घरों में कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी जो सवाल था उसको हल करने के लिए वो नायक आज हमारे बीच है, हमारे सर ही हैं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया अपने लोगों के साथ मिल करके। अब उनसे मैंने पूछा कि कुछ अपने बारे में बताइए, तो उन्होंने क्या किया कि अवधी में 10-12 लाइनें लिख करके भेज दी। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अवधी तो नहीं, भोजपुरी तो अच्छे से बोलता हूं, लेकिन अवधी भोजपुरी में बहुत सारी समानताएं हैं। तो जिसका शीर्षक उन्होंने दिया, और यह ना चीज छुटभैया। देखिए, असल में बनारस में येचू में पढ़ते समय बहुत सारे लोग इस तरीके की चीजें सीख जाते हैं, तो हमें लगता है इसका प्रभाव हमारे मुख्य अतिथि के ऊपर भी है। घर के दबावन कुछ पढ़ा और लिखने का हुनर हासिल करने की कोशिश में कलम घिसी। शौकिया घूमने खेलने में ज्यादा दिल लगता था। किसी तरह मारे पीटे सीतापुर से हाई स्कूल, आगे लखनऊ में गोला भांजा, भाजते गिरते पढ़ते इंटर और बीए, फिर आखिर में काशी में किश्ती पर आते काकर पाथर खपरा नरिया सूंघने की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुआ। वही खपरा नरिया जिससे पुराने घर बनते थे। फिर रोजगार के जुगाड़ में ऐसा बानक बना कि चाकरी के बावजूद पगार पाने लगा। सरकारी खर्च पर मनचाहा घूमने और देखा सुना लिखने की तो घुमक्कड़ी शौक इनके पास इतना है कि इंडियन एक्सप्रेस ने इनको घुमक्कड़ी अवार्ड भी दे दिया था। तो इसी को कहते हैं मदद खुदा की, वरना बड़े बड़े पढ़े लिखे पढ़ीस उपनाम की तख्ती लगाए कहां नहीं तेल बेच रहे हैं। कहते हैं कि रसरी आवत जात में पाहन करे निशान, 20 बरस एक ही काम में खोपड़ी धसाए रहकर जंगल पहाड़ बस्ती नगरी घूम देखकर कुछ गुणी जनों की सोहबत और कितना ही गुरुजनों की कृपा से पाकर अपने राम के पल्ले भी कुछ पढ़ ही गया। उसी की बदौलत कभी कभी काम भी समझ में आ जाता है। तो ये सर का लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपका संक्षिप्त जीवन परिचय हम दें तो आप जो है, आपका जन्म स्थान जिला सीतापुर में है, आप जिला बस्ती के मूल निवासी हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आपने प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और अवध विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1978 से लगातार 2017 तक पुराविद रहे, अभी भी पुराविद हैं। लगातार हम लोगों को भी बताते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और फिर फाइनली
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पद से आप सेवानिवृत्त हुए। घुमक्कड़ी थे तो एशिया, यूरोप के कई सारे देशों में, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में नहीं, दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि भाई पुरातत्वविद के लिए उत्तरी अमेरिका में कुछ खास है नहीं। और ऑस्ट्रेलिया की आपने आज यात्राएं की, साइकिल से ही बहुत सारे जगहों पर निकल लेते थे और नौका यात्रा भी दिल्ली से कलकत्ता तक कर डाले। आपकी लगातार बहुत सारी किताबें आपने लिखी और सुबह ही आपसे बात हो रही थी कि किताबों का शीर्षक बड़ा ही जबरदस्त होता है आपके। तो वो अब उनकी किताबें देखेंगे, बहुत सारे लोग पढ़े भी हैं, आप पुरातत्व विभाग के बहुत सारे लोग हैं भी, आपकी किताबें आप लोग पढ़े होंगे। किताबों के नाम एक बार जरा सुन लीजिए। पहलू में आए और छोर, या कह रहे नागर जी, पवन ऐसा डोले। तो इस तरीके की किताबें, मुझे लगता है उसका भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के घाटों का असर है यहाँ। और उसके बाद अफगानिस्तान और ईरान की यात्रा की, तो अफगानिस्तान से खतो किताबन 2021 में ये प्रकाशित हुई। धर्मयुग, कादम्बिनी, ये सब बहुत ही हमारे पुराने जो है पत्रिकाएं थी जिनमें आपका लगातार लेख निकला है। न्यूज एक्सप्रेस ने घुमक्कड़ी अवार्ड से नवाजा ही है। और उसके अलावा हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह के नामित पुरस्कार 2018 में पवन ऐसा डोले संस्मरण के लिए है। तो इससे ज्यादा मैं आपके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो और हमारे और सर के ही बीच में हैं। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत है, उसके बाद आप सर को खुद ही सुनेंगे और समझ जाएंगे। धन्यवाद। आज की इस सभा के अध्यक्ष आचार्य सुख महेंद्र सिंह जी, हमारे साथ मंच पर विराजमान हमारे साथी और इस सभागार में उपस्थित सभी गुरुजन, छात्रगण, मैं बहुत आभारी हूँ कि इस हिंदी दिवस पर मुझे यहाँ बोलने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं महामना जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पढ़ा तो यहाँ जितनी बार भी बोलने का अवसर मिलता लगता है जैसे मैं अपने लोगों के बीच में बात कर रहा हूँ। हिंदी दिवस है और विज्ञान भवन। 1966 में जब हम लोग पढ़ते थे तब हिंदी आंदोलन चला था। हम लोग एक छोटे कस्बे में एक हाई स्कूल में पढ़ते थे और ये समझते रहे कि हिंदी के बिना इस देश का कल्याण अब नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है और हमें सब कुछ हिंदी में ही करना चाहिए। यहाँ तक कि पुलिस वाले जो लगाए जाते थे आंदोलन के समय, उनके यूपीटी के बिल्ले नोच लिए जाते। हम लोगों के मन में आया कि नहीं, हिंदी के अलावा तो कोई चीज होनी ही नहीं, और ये अंग्रेजी क्या चीज। हाई स्कूल करने के बाद जब इंटरमीडिएट करने के लिए गए तो हिंदी छोड़कर सीधे अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन हो गया, और वो भी साइंस में। उस समय सभी अभिभावक अपने बच्चों को डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, इंजीनियर भी बात में। अब समस्या ये आई कि मूल हिंदी से पढ़ करके अब अंग्रेजी में कैसे साइंस को समझा जाए। एक तो भाषा की समस्या और दूसरे विज्ञान का विषय कठिन लगता, तोड़ दिया। इंटरमीडिएट के बाद फिर साइंस नहीं पढ़ी और हिंदी माध्यम, हिंदी विषय भी रहा और प्राचीन भारतीय भाषा। जैसा कि अभी प्रोफेसर चौबे कह रहे थे, घूमने को मिलेगा इसलिए आर्कियोलॉजी में आए, और यहाँ बीएचयू में जब आए और पहला जो पेपर पढ़ाया जाता था सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री,
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, तो पता चला कि साहब अभी विज्ञान से पाला आपका छूटने वाला नहीं, बिना विज्ञान के कुछ भी नहीं होगा। और पंत जी हम लोगों को पढ़ाते थे तो उसमें सबसे पहले जियोलॉजी पढ़ा, फिर और विषय आते गए, रेडियो कार्बन डेटिंग है और चीजें हैं, तमाम ऐसी चीजें आती गई कि उनके बिना पता लग गया कि बिना विज्ञान के काम चलने वाला नहीं। अगर आप नहीं पढ़ते तो जिन्होंने पढ़ा है उनका सहारा तो लेना। जब हम बीएचयू में आए थे, जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, 1973 में पढ़ने आए थे, तब से पूरे 50 साल हुए। और उस समय जब हम लोग यहाँ पढ़ने आए थे तो क्या धारणाएं थी, खासतौर पे जो शतपथ ब्राह्मण में विधेयक माथों का एपिसोड आता है, व्याख्यान आता है, उसमें बताया गया कि पश्चिम में सरस्वती नदी के किनारे से लोग गंगा घाटी में आए। उस समय गंगा घाटी जो है, गंगा का मैदान जो है वो घने वनों से ढका हुआ था, इतना दलदली था इलाका कि इसमें लोग मानव सभ्यता की बसावट बहुत कम थी। और जो लोग पश्चिम से आए उन्होंने लोहा लेकर के यहाँ के जंगलों को साफ किया, जलाया, और फिर बड़े तादाद में यहाँ बस गए। तो ये एक कथा बता करके ये समझा दिया जाता था कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले गंगा घाटी में कोई खास मानवीय गतिविधियां नहीं। तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र बताया जाता था, एक तो जंगल से ढका हुआ, दूसरे दलदल, और तीसरे ये बिल्कुल मैदान। अब देखिए उस 50 साल में बहुत कुछ बदला, और वो जो कुछ बदला है उसमें विज्ञान की बहुत ही गहरी भूमिका थी। कैसे, मैं थोड़ा संक्षेप में, लेकिन फिर भी विस्तार हो जाएगा बताना। इस तरह गंगा घाटी का सभी लोग जानते हैं मैप से किस प्रकार के डिवीजन हैं ये। और इस गंगा घाटी में घने वन थे। यहाँ जो हिमालयन क्षेत्र था या विंध्य का क्षेत्र था, इन दोनों जगहों पर तो प्रस्तर युगीन मानव रहते थे। अंग्रेजी में कहें तो अर्ली पैलेलिथिक या हंटर गैदरर स्टेज की जो पहली स्टेज है, जिसको पूर्व प्रस्तर युग कहते हैं, उस समय के लोग रहते थे। लेकिन ये लोग गंगा घाटी में नहीं आते। ये एक था। पश्चिम भारत में हड़प्पा संस्कृति थी, और उसके बाद यमुना के ठीक इस तरफ कुछ भी नहीं था। थोड़े से लोग इधर कभी आ गए थे, भूल भटक के, और वो भी आज से 4000 साल पहले या सेकेंड मिलेनियम बीसी के प्रारंभ। उसके बाद ये आपके पश्चिम से लोग आए, और इन लोगों ने घोड़े और रथ पे बैठ करके और लोहे के हथियार लेके आए, और यहाँ से जंगल साफ किए। लेकिन पिछले 50 साल में पूरी बात, जैसा कि मैंने कहा, बदल चुकी है यहाँ। और एक एक करके देखिए उनकी समीक्षा। गंगा घाटी का ये जो डिवीजन है हमारे यहाँ आर्कियोलॉजी में, इनको 3 हिस्से में बांटते हैं। ऊपरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी और निचली गंगा। हालांकि भूगर्भ शास्त्र के लोग इससे थोड़ा सा भिन्न इसका डिवीजन। पहली बात तो हम लोगों को पढ़ने को मिली तो ये कि इसको ऐसे ही 3 हिस्सों में मत देखिए, ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ की जलवायु कैसी थी और यहाँ का भूभाग कैसा, क्योंकि अगर कहीं पर 60 से 80 सेंटीमीटर पानी बरस रहा है और कहीं 100 से 120 सेंटीमीटर पानी बरस रहा साल में, तो दोनों जगहों की वनस्पतियां, रहने के स्थान, उनकी सभ्यताओं का विकास, उनकी आदतें, रीत रिवाज सभी कुछ भिन्न होगा। और ये बात भी बहुत बाद में पता चली जब जियोलॉजी के लोगों का साथ मिला। खास तौर पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर इंद्रवीर सिंह होते थे जो जियोलॉजी के हेड थे,
और डीन फैकल्टी ऑफ उनके साथ हम लोगों ने काफी दिन काम किया, तो उनसे पाठ पढ़ने को उन्होंने बताया कि गंगा का जो मैदान है, जिसको हम मैदान कहते हैं, उसको अगर डिवाइड किया जाए तो उत्तर से दक्षिण के भाग में किस तरह से डिवाइड होगा, और जिसे हम मैदान समझ रहे हैं वो मैदान नहीं, ये जमीन ऊंची नीची है, और इस पर जो कंटूर लाइन्स उन्होंने बनाए हैं एक पर्टिकुलर एरिया में सरजू पार में और थोड़ा सा उससे हट करके, उससे पता चलता है कि जमीन तो ऊंची नीची। और इसका एक बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर आप ट्रेन से सफर करें तो कभी ट्रेन जमीन के ऊपर चलती है, कभी थोड़ा जमीन से नीचे चली जाती है, तो कभी कभी वो बीच में चलता है। वो इस वजह से है क्योंकि उसकी कंटूर डिफरेंट, ऊंची नीची जमीन है, आपको ऊपर से दिखाई देता है कि ये प्लेन है, लेकिन ये प्लेन नहीं है, ऊंची नीची। तो पहला जो भ्रम टूटा तो ये कि मैदान ऊंचा नीचा है, सपाट नहीं है। और अगर सपाट नहीं है तो क्यों नहीं? उन्होंने बताया कि टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से यहाँ जमीन में बहुत जगहों पर जमीन उठी हुई है, और जो उठी तो उसकी वजह से उसके साथ की जो सामग्री है वो भी उठ गई है। तो अगर आपको पुरातात्विक सामग्री की खोज करनी है तो कितने जो प्राचीनतम चीजें आपको ढूंढनी है उन्हें किस जगह पर देखना चाहिए, और जो उसके बाद के हैं उन्हें कहाँ देखना चाहिए। और यहाँ भी जियोलॉजी वालों ने एक बहुत बड़ा काम किया। इन स्थानों पर उन्होंने जो फाउनल रिमेन्स हैं जानवरों के, उनके फॉसिल्स ढूंढ निकाले जो कि प्लेस्टोसीन पीरियड से वैरी करते हैं, और उसके साथ में ह्यूमन एक्टिविटी के एविडेंस होने की संभावनाएं हैं। आईपी के पास या इटावा के पास यमुना के किनारे जो कंकड़ के जमाव हैं, वहां जो फॉसिल्स मिले थे उसमें 19वीं शताब्दी के में ही बहुत से जो सर्वे हो रहे थे उसमें कैप्टन स्मिथ ने रिपोर्ट किया था कि ह्यूमन रिमेन्स भी मिले। इसी तरह से बस्ती जिले में आज के कुआनों के पास भी रिपोर्ट किया था, लेकिन वो फिर वो जो संकलन है वो उपलब्ध नहीं हो पाया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मिनरल में उसका संकलन था। तो बात जहाँ की कहाँ रह गई, और ये बात बनी रही कि आदमी जो है वो हिमालय के हिमालयिक्स में तो है, हमारे विंध्यास में तो है, लेकिन गंगा यमुना के मैदान में या गंगा यमुना की घाटी में नीचे के हिस्से में नहीं है। ये आपको एक चित्र दिखाया कि किस प्रकार के जानवरों को मिले। इसके बाद ये जो स्थान है ये है आलपी। यहाँ यमुना का एक सेक्शन है जो करीब करीब 80,000 साल पुराने लगता है। गंगा घाटी में कहीं भी ऐसा कोई सेक्शन देखते नहीं, और इस सेक्शन पे जो काम कर रहे थे वो प्रोफेसर सिंह भी। उन्होंने करंट साइंस में एक पेपर पब्लिश किया कि उन्हें इसमें करीब 45,000 साल के आसपास ह्यूमन रिमेन्स। उसके बाद हम लोगों को जिज्ञासा हुई कि जरा देखा जाए कि ये क्या है। देखने पर समझ में आया कि जो ह्यूमन रिमेन्स मिले थे, बोन्स मिले थे उनको, वो रिवर बेड सेक्शन से नहीं, लेकिन वो एक बहुत मजे हुए संतुलित वैज्ञानिक थे। जब उनसे मौके पर डिस्कशन हुआ तो उन्होंने तनिक भी लिहाज नहीं किया इसमें कि जो पेपर छपा उसका क्या होगा। उन्होंने कहा आपकी बात सही है, मैं आपके साथ काम। उस काम करने में जब उसको एक्सकवेट किया तो एक्सकवेशन में हमने ये देखा कि क्या ह्यूमन एक्टिविटी के कोई एविडेंस इन सिटू मिलते हैं अलॉन्ग विद द फॉसिल रिमेन्स। तो ह्यूमन रिमेन्स तो नहीं मिले, लेकिन उसके बनाए हुए टूल्स, पत्थर के बनाए हुए थे, तो पहचानने में हमें दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो विद्या हमने यही काशी विश्वविद्यालय से ही पढ़ी, और यहाँ पर बहुत से टूल्स एनालाइज किए, और हमने देखा कि उसमें टूल्स हैं और टूल्स के साथ बोन टूल्स, और उसकी 3 तरह से वैज्ञानिक स्थिति उसकी बात की गई। क्लोरीन,
देखा गया कि क्लोरीन कितना गुण में है, रेडियो कार्बन डेटिंग हुई और OSL इन तीनों डेट्स को मिला करके करीब 45,000 साल के आसपास की ये एक्टिविटी दिखी और ये बिल्कुल प्रूव करती थी कि नहीं, गंगा घाटी में भी आदमी रहते, यहाँ तक तो गोंड्स को जला करके टूल्स बना रहे थे और भारत में गोंड टूल्स शायद ये सबसे पुराने हैं अभी तक और कहीं से शायद इतने पुराने नहीं किए गए हैं। हमारे यहाँ हमारे काफी लोग बैठे हैं कि बता सकते हैं कि क्या कहीं और से मिले नहीं। चलिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन काफी अगली एविडेंस एक सुनिश्चित रूप से मिली। ऐसा नहीं है कि खाली कागजी से ही मिला, इसके पहले कुछ टूल्स मिले थे बहादुराबाद के पास से सहारनपुर, लेकिन लोगों ने माना नहीं, कहा ये टूल्स यहाँ कैसे हो सकते, कहीं से एक्सीडेंटली आ गए। इसके अलावा इसके पहले नेपाल की तराई में गांव देवखल एक वहां पर डेक्कन कॉलेज की गुजरिन दिवस काम कर रही थी और उन्होंने शिवालिक से अर्ली पैलेयोलिथिक पीरियड के टूल्स निकाले और वो सीक्वेंस पूरा चाल्कोलिथिक पीरियड तक का मिला, लेकिन वो इंसिटू नहीं। दूसरी खास बात ये थी कि तब हमको जाके पता चला ये जो शिवालिक दिख रहे हैं ये तो कभी गंगा यमुना के मैदान के हिस्सा समतल था, टेक्टोनिक्स की वजह से उठ गया और क्योंकि टेक्टोनिक्स से उठा और बाद में इरोजन हुआ तो उसमें जो टूल मिले उससे पता चला कि नहीं काफी मौजूद था। तो ये सब पढ़ते पढ़ते वैज्ञानिकों के साथ ये बात समझ में आई कि आदमी तो था लेकिन उसके रिमेन्स इतने नीचे दबे हुए हैं एरोडियम में कि जब तक वो ऊपर ना उठ जाए उसको निकाल पाना बड़ा क्योंकि अगर मान लीजिए वो 500 मीटर नीचे है तो आप ऊपर से किसी भी टेक्नोलॉजी से नहीं समझ सकते हैं कि वहां पे ये कालपी के बाद ये जगह हैं सराय महल राय प्रतापगढ़ में है, सनई साहब रायबरेली में है और लहुरा देवा ये हम कबीर नगर जिले में जो यहाँ के लेक प्रोफाइल्स पे काम किया बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट और IB सिंह साहब, और उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जो लेक कोर में जो डिपॉजिट है उसमें दो ऐसी चीजें मिल रही हैं जो ह्यूमन प्रेजेंस को इंडिकेट करती, एक तो कल्चरल टॉलेंस और दूसरे माइक्रोचार्ज, और ये जितने कोर डिपॉजिट थे तो डेटेड के साथ रेडियो कार्बन डेटिंग थी, उससे ये पता चला कि करीब 15,000 साल से तो इन जगहों पर ह्यूमन एक्टिविटी थी। इसके साथ में उन्होंने जो इसमें कॉलन थे या फाइटोलिथ थे या और जो वैज्ञानिक अध्ययन हो सकते थे वो किए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि ये पिछले पूरे 80,000 साल यहाँ कहीं भी घने वन नहीं, ये घने वनों से ढका हुआ नहीं था, ये सवाना टाइप ऑफ लैंडस्केप था विद सर्टेन एरियाज विद थिक फॉरेस्ट अलोंग द रिवर। तो जो ये धारणा उस समय 1950 के आसपास बताई गई थी कि साहब ये तो घने जंगल थे और इसमें कोई रह नहीं सकता था, वो बात नहीं खत्म। तो ये भी एक बड़ी जो मिथ था या जो कल्पना की जा रही थी साहित्य के आधार पर, ये पूरी तरह से तक इसी से खाली नहीं करती, और भी प्रमाण हैं जो हम इसके साथ में आपसे चर्चा करेंगे कि जो पुरातात्विक उत्खनन हुई उसमें जलने का एविडेंस तो कहीं जमीन पर मिला ही नहीं, जंगल काटे जाने का भी एविडेंस नहीं मिला, जो बसावट थी वो लगातार बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, जो नीचे की लेयर है ऊपर की लेयर है उसके ऊपर लेयर कंसिस्टेंट एक्टिविटी दिखाई देती। तो ये बात भी खत्म हो गई, जंगल जला होगा क्या नहीं। और जो आपका सवाना टाइप का लैंडस्केप था उसमें ज्यादा डोमिनेंट ग्रासेस, उसी में से महत्वपूर्ण चीज ग्रासेस में गन्ना भी आता है,
स्वाट वंश की बात जो आती है वह मेनली इसलिए आती है, और अपने इसमें बिहार में कुछ जगहों पर तो अभी भी ऐसा करना है, तो जैसे जैसे पानी बढ़ता वैसे वैसे ऊपर बढ़ता। ये इम्पोर्टेंट चीजें जो बात अभी हमने कही कि समाना ऐसा और फिर अब देखा जाए कि कैसे इसमें लोग रह रहे थे। दो उदाहरण तो हमने आपको दिए कि ये अर्ली पैलेलिथिक पीरियड या पूर्व प्रस्तर कहाँ रह गए थे और उनके एविडेंस कहाँ। ये जब हम गंगा घाटी की बात करते हैं तो थोड़ा आसपास के हिल्स भी उसमें शामिल होते हैं, और हमारे राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के पंत ने बिहार में मुंगेर के पास ये जगह है पैसरा, जहाँ एक्सकवेशन किया और जहाँ पक्के तौर पर ये रह भी रहे। ये नहीं कि वो पूरी तरीके से हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के ही थे और हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के साथ वहाँ रहते नहीं, वो पूरी तरह से सेडेंटरी भले ही ना रहे लेकिन सेमी सेडेंटरी रहे होंगे। और जब इतने पास 15 किलोमीटर में रह रहे हैं गंगा जी, वे गंगा की घाटी में नहीं जाते थे या उसके प्लेन में नहीं जाते थे, ये बात स्वीकार नहीं होती। तो इस तरह से उस समय ये तस्वीर सामने आई कि एक तरफ बहादुराबाद में आपको प्लेस मिल रहे हैं जो मिडिल पैलेलिथिक के हैं, 45,000 के कालती में है, जो लहचूरा एक जगह है आपके महोबा हमीरपुर के जैसा भी हिस्सा आता है, फिर उत्तरी बिंदु में तो ये बात उभर तो रही थी, लेकिन जो पहले बढ़ा दिया गया था कि वहां लोग आए पश्चिम से, उन्होंने जंगल साफ किया, उन लोगों दिलो दिमाग पर छाया रहा उस समय, और आज भी आज बड़ा कम है ये वो भूमि। तो 15,000 पूर्व से ईसा पूर्व के बाद हुआ क्या? यहाँ तो कल्चरल पॉलन और जो माइक्रो चार्कोल मिल रहे थे तो इंडिकेशन, डायरेक्ट एविडेंस नहीं। लेकिन इसी बीच में प्रतापगढ़ में बहुत बड़े स्केल पर एक्सप्लोरेशन हुआ, सर्वेक्षण हुआ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों ने काम किया और 200 से अधिक ऐसे स्थल ढूंढ निकाले जो कि मेसोलिथिक पीरियड या मध्याह्न युग के माने जाते हैं, जिसको कि मोटे तौर पर हंटर गैदरर से खेती की तरफ ट्रांजिशन के बीच का किस प्रकार उससे चेंज हो रहे हैं। और ये जो 200 हैं इनमें से कुछ स्थलों का उत्खनन भी कराया गया, जिनमें सराय नहर राय, मेहदाहा, दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ में है। और इसमें जो अवशेष मिल रहे थे उसका जियोलॉजी से सीधा संबंध, क्योंकि ये 2-3 मीटर सरफेस से ही मिलने शुरू हो गए ऊपर। ये जमीन उठी थी नियोटेक्टोनिक, जिसमें नीचे दबे हुए जमाव ऊपर आ गए, इसलिए आसानी से यहाँ मिलते हैं। बाकी का जो इलाका है, थोड़े से कानपुर में भी कुछ जगहों पर मेसोलिथिक का एविडेंस मिला है, सुल्तानपुर में भी मिला है, इलाहाबाद जिले में भी मिला है, लेकिन जितनी आसानी से यहाँ मिल गए उतनी आसानी से नहीं। तो अगर इस दिशा में और काम करना है तो बिना जियोलॉजिस्ट की मदद के आपका काम चलने वाला। और फिर वहां घोड़े नहीं मिले, स्केलेटन 94 स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं, जिनकी डेट आज से 10,000 साल से 4,000 साल के बीच। और ये हल्के फुल्के लोग नहीं है, इनको कब काटी में आप नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उनसे कंपेयर कर, आदमी औरत सबकी लंबाई चौड़ाई बहुत गद्दावर लोग थे, और ये बिंद से पत्थर ले जाते थे अपने सूट बनाने, और कहीं ना कहीं से इनको अनाज मिल रहा, उपजाया हुआ अनाज मिल रहा था, क्योंकि अगर उसको नहीं खाते तो इनके दांतों में एक खास तरह की बीमारी होती है
डेंटल इनेबल डेंटल हाइपोप्लास्टिक वो नहीं होता, वो करीब 85% लोग में होता है। इसके मतलब ये हंटर गेदरर तो थे, लेकिन इनका संपर्क कहीं अनाज उपजाने वालों से ही हो रहा है। इसका ये मतलब है कि इनके पैरेलल खेती करने वाले लोग भी इस क्षेत्र में रह रहे हैं, वरना ये पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें सब पता कैसे चल रही, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक इन्वॉल्व इन स्केलेटन की स्टडी लुकास ने और कई और विद्वानों ने किया, और उन लोगों ने ये रिजल्ट दिया, ये केवल पुरातत्व वालों में नहीं। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि पुरातत्व के साथ तो साइंस का काफी योगदान हुआ। और फिर जो यहाँ जानवरों की हड्डियां मिली, उनकी स्टडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चट्टोपाध्याय है उन्होंने किया, और डेक्कन कॉलेज से जुगलेकर साहब ने किया, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ इस समय, विदेशी विद्वान ने किया। इन लोगों ने मिल करके इसकी सारी जानकारी उनको दी, और इससे पता लगता है कुछ लोगों ने तो ये माना कि ये बिंद से जाते थे, वहां कुछ दिन रहते थे और लौट जाते थे। लेकिन ये आदमी अगर इनके कंकाल की आप जो बनावट है, जो इनकी लंबाई चौड़ाई, इसको बिंद के आदमियों से कंपेयर करें, बिंद में भी मिले स्केलेटन, खासतौर से लेखनिया में मिर्जापुर में, लेकिन वो इनके मुकाबले छोटे करते हैं। इससे ये बात समझ में आती है, जो बात कहना चाहते हैं कि गंगा घाटी में तभी से स्थायी रूप से जो आखेटक संग्राहक हैं वो रह रहे थे, और उनके विरुद्ध, और ये हो सका साइंस के कोलैबोरेशन में। रेडियोकार्बन डेट्स भी हैं उसके साथ। अब तो कुछ एएमएस डेट्स भी आ गई हैं, तो कन्वेंशनल रेडियोकार्बन डेट्स आगे बढ़ के आप डायरेक्ट देखिए, पुरुषों की लंबाई 180 से 81 सेंटीमीटर और स्त्रियों की 170 से। अब देखिए, इसमें कुछ और साइट हम दिखा रहे हैं आपको। जेतापट्टी, नीचे देखिएगा तुलसी, जेतापट्टी, और ऊपर उधर गंगादेव। ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां से खेती किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण, और वो भी आज से 9,000 से, मतलब 10,000 पे आपके हंटर गेदरर्स रह रहे हैं आपके करीब, और 9,000 पर धान को उपजाने वाले लोग भी रह रहे हैं। और ये क्योंकि जो हंटर गेदरर्स प्रतापगढ़ के हैं, ये 10 से 4 के बीच में है, तो 4 आने से पहले न केवल धान, इनके यहाँ गेहूं और जौ भी दमदमा में मिला है, और उसकी डायरेक्ट जो डेट है एमएस डेट, वो ये बात शो कर रही है कि पश्चिम से आने वाले लोगों से कंटेक्ट। ये धान की बात हुई। अब थोड़ा सा धान पे हम लोग बात कर लें, क्योंकि अभी चौबे जी ने इस पर विशेष रूप से बात की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी.आर. शर्मा थे, उन्होंने सबसे पहले क्लेम किया था कोल्डिहुआ में। कोल्डिहुआ बेलन नदी के किनारे है, ये पड़ता है दक्षिणी इलाहाबाद में, और वहां पर उन्होंने ये कहा कि धान की खेती करीब करीब 8,000 साल पहले में प्रारंभ होती थी। दाने उन्होंने खोद के निकाले थे, धान के जले हुए दाने थे, उनको पहचाना था। डॉक्टर विष्णु मित्रे पीपल खानी उन्होंने, और इस आधार पर उन्होंने कहा कि खेती हाँ, लेकिन लोगों ने माना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अपने यहाँ से कोई खोज होती है उसको सबसे पहले नकारते हैं, और बाहर की खोज को सबसे पहले स्वीकारते हैं। तो शर्मा जी बेचारे अपनी बात कह करके भी और सब बातों को प्रकाशित करके भी उनके शिष्य बैठे हैं डॉक्टर शर्मा यहाँ, ये शायद वहाँ रहे हों कोल्डिहुआ में एक्सप्लोरेशन, तो वो विवादास्पद हो गया और बात अपनी जगह आई गई। ये प्रोफेसर शर्मा, और उसके बाद मैं रूसी और हेतापट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस साइड की बात कर रहा हूँ जिससे सीधे मेरा संपर्क रहा, तो वो है रमला देवा। और यहाँ पर फिर
शर्मा जी ने तो 1970 के दशक के प्रारंभ में बात की थी। हम लोगों ने बात 2003 में कही और डॉक्टर के सारस्वत जो बीरबल थाने थे, उन्होंने पहचाना कि मार्कोलॉजिकल बेसिस पर, बनावट के बेसिस पर, उनके आकार के बेसिस पर जो जले हुए धान के दाने मिल रहे हैं वो खेती से उठाए। ये बात जब हम लोगों ने कैम्ब्रिज में कही पहली बार, जैसा मैंने कहा कि वो बात हमारे यहाँ की चीज को पहले नकारते हैं और अपनी चीज को स्वीकारते हैं, तो उन्होंने कहा साहब जो आपकी डेट्स हैं ये तो सब कन्वेंशनल डेट एसोसिएटेड मटेरियल की है और जो ग्रेन्स हैं धान दाने जो हैं उनकी डेट है। और उसके बाद वहां के कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ प्रोजेक्ट करें और उस प्रोजेक्ट में सारस्वत साहब को जूनियर इन्वेस्टिगेटर बना दिया। अब ये बात हम लोगों को स्वीकार नहीं हुई और जब आईवी सिंह साहब से हमने बात की वहां से, तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, डेट्स भी हो जाएंगे। और हम लोगों ने आगे जब काम किया उन्होंने लांगर यूनिवर्सिटी से डेट्स कराई और वो एमएस डेट्स थी, डायरेक्ट ग्रेन के ऊपर और उसकी भूसी के ऊपर धान थी और वो 6400 आज से करीब 9000 साल पहले की डेट्स आई। और 3 साल बाद जब हम लोगों ने एक और कॉन्फ्रेंस यहाँ कराई फर्स्ट फार्मर्स इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव लखनऊ में, तो वहां उन लोगों को भी बुलाया। जब उनको वहां बुलाया तो क्या बोले इस पर, क्योंकि डायरेक्ट डेट्स है और यूरोप की किसी लेबोरेटरी से, उसके पहले बीएसआईपी से, बीआरएल से और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के आपके उड़ीसा से ये डेट्स थी, लेकिन इस डेट के बाद उनको मानना पड़ा कि नहीं, फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइस, इंडिका राइस का नहीं। लेकिन अब उन्होंने कहा इसके बाद कि साहब कैसे मान लें कि ये जो है डोमेस्टिकेटेड एक्सप्लॉयटेशन पे है धान का, लेकिन डोमेस्टिकेशन कैसे है? इस प्रकार ये 3 जगहों की एविडेंस आए, सीतापट्टी, तुलसी, घबरा से। घबरा देवा का क्योंकि हमने काम किया था इसलिए उस पर हम आपको और ये इसमें 5 पीरियड पाए गए जो एक्सकवेशन के जरिए हम लोगों ने निकाले। ये सांस्कृतिक प्रभाव है नीचे से ऊपर की ओर, और इनमें बीच में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसके अलावा जो डेट्स इसकी आई, रेडियो कार्बन डेट, वो भी इन डिपॉजिट के साथ कंसिस्टेंट है और इनको कोरोबोरेट, इनकी पुष्टि है। ये उसकी डेट है, आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें पीआरएल जहाँ पर है वो लॉन्गेन की है, वो बीएसआईपी की है, ये हमारे साथ साथ हैं और इन्होंने तो नीचे का सबसे डिपॉजिट है। अगर आप इसको देखिए स्लाइड में, ये कैंपिंग का एविडेंस है सीधा नीचे गोल हट का, उसकी फ्लोर है जिसका एविडेंस मिल रहा है। इसके साथ में आपको ये पॉटरी मिल रही है जिसको हम लोग पाउडर्ड वेयर, रेड वेयर, ब्लैक एंडेड वेयर की तरह कहते हैं, लेकिन इसके कोर में देखिए धान के दाने हैं और चावल के दाने हैं, भूसी है धान की, और इसकी बनावट के बेसिस पर, जिसका मैं अधिकारी विद्वान नहीं कर सकता, लेकिन सारस्वत साहब ने कहा कि नहीं, इसमें दोनों तरह के धान हैं, जंगली धान भी है, वन्य धान और खेती से उपजाया हुआ, इसके साथ में पॉटरी है। तो ये सेडेंट्री एविडेंस, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी का एविडेंस दे रहा है, क्योंकि कैंपिंग भी साथ में है और इसके साथ में पोस्टोल्स मिले हैं, जिन पोस्टोल्स के ऊपर लकड़ी के पोस्ट रहे होंगे और वो झोपड़ियों में रहते हैं। वो क्यों यहाँ से मिलती, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। सारस्वत साहब ने टेबल तैयार की, उन्होंने बताया कि जो अनाज के दाने वहाँ मिले हैं निचले डिपॉजिट में, किन महीनों में वो पकते और किस तरीके से साल भर अगर वो नहीं रहेंगे तो ये अनाज वो कलेक्ट नहीं, और अगर एक बार उन्होंने अनाज बो दिया तो उसके बड़े होने में, पकने में और फिर उसको संभाल के रखने और इस्तेमाल करने में जो समय लगेगा उसको कैलकुलेट करके उन्होंने कहा कि राउंड द ईयर। इसी के साथ जो बगल में लेक थी
उसमें प्रोफेसर आईपी सिंह साहब की टीम काम कर रही थी PSIP के विद्वानों के साथ में, और उन लोगों ने यहाँ पर आपके जो विकलांग है वो देखा, उसकी डेट देखे नीचे से आज से 10,000 साल की डेट उसमें ये कार्बन डेट है। उसके साथ उन्होंने वाइल्ड लाइफ का जो फाइटोलेट है उसको पहचाना, उसके साथ उन्होंने कल्टीवेटेड फाइटोलेट का माइक्रो चारकोल में एक खास चीज ये दिखाई दे रही है कि नीचे उसका डिपॉजिट ज्यादा है और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं कम हो रहा है, जिसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जब पहली बार उन्होंने जंगल वहां साफ किए थे तो ज्यादा आग लगाई थी, और जब अगले सालों में उनके खेत समतल हो गए, खरपतवार कम हो गई, थोड़ी बसावट ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा हो गए, तो ये एक्टिविटी ये इसमें उन्होंने कैसा वैल्यू वेजिटेशन रहा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रही होंगी, आसपास का वेजिटेशन कैसा होगा, जो बाद में हम लोगों को काम आया ये वर्कआउट करने में कि क्या ये घने जंगल थे या समाना टाइप ऑफ जंगल। तो इस तरीके से 2006 में जो वो कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई, उसमें जो विद्वान वहां उपस्थित हुए उनमें वो भी थे जो उसके पहले 29 साल में काम कर रहे थे, और मेहरगढ़ में मिस्टर और मिसेस जारे जिन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था कि जौ और धान की जौ और गेहूं की खेती वहां पर करीब 7th मिलेनियम प्रारंभ हुई। वो मौके पे गए भी थे, उन्होंने ये कहा था कि जो डेट्स आपकी कंसिस्टेंट आई है उतनी कंसिस्टेंट डेट्स तो मेहरगढ़ में भी नहीं है। तो ये दो सेंटर्स माने जाने लगे कि जौ और गेहूं की खेती के लिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और धान की खेती के लिए मध्य गंगा घाटी आपका एरिया। लेकिन ये बात इसके आगे कुछ लोगों को स्वीकार नहीं, और एक लंदन तो उसमें लंदन में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, वहाँ ये जोसेफ सूरत साहब काम करते हैं, जो पैलियोबॉटनिस्ट हैं और जो चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट गंगा घाटी का उनके साथ किया। उन्होंने चाइना में बहुत काम किया, और चाइना में उन्होंने कहा कि सबसे पहले जैपनिका राइस का डोमेस्टिकेशन वहां, और वो कब हुआ, वही करीब 7th मिलेनियम की बात करते हैं। उसके पहले चाइनीज लोग क्लेम करते थे कि 14,000 ईयर्स बाद उनके यहाँ धान की खेती शुरू, लेकिन डोरियन साहब ने उसको नहीं माना। उन्होंने कहा था 7th मिलेनियम से ही है, मतलब आज से करीब 9। और उन्होंने कहा कि जैपनिका राइस से 2500 BC, मतलब आज से करीब 4000 से 2500 साल के बीच में ये जैपनिका राइस नॉर्थ में साउथ बेसिन से होकर के जो आपका चाइनीज जिंजियांग वहां से होकर उस रेगिस्तान से होकर के अरबन जोन में आया, और दूसरा रूट इन्होंने लिया साउथ ईस्ट से, और उसमें जो उन्होंने कहा जैपनिका राइस भी वहां पहुंचा साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया में, और इसने करीब 1500 BC या मतलब 3500 साल पहले आपसे यहाँ के जंगली धान को इंड्यूस किया, और तब यहाँ खेती शुरू। हम लोगों ने उसको माना। हमने कहा साहब आपके पास सैंपल कौन से हैं? अभी तक तो आप कह रहे थे कि 9,000 साल पहले पहली बार एक्सपायर्ड जो किया गया है उसको तो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, अब आप कह रहे नहीं वो जंगली धान। और आपके पास जो सैंपल्स हैं वो 3 जगह के थे, एक महगरा एक जगह है नॉर्थ इंडिया में 1500 BC का था जो अर्लीस्ट था, एक था पैठण का उनके पास, पैठण या पेड़ का था महाराष्ट्र का, और एक था राजस्थान, और वो 300 BC के थे, कुल आज से 2300 साल पहले। तो हमने कहा आपके पास जब सैंपल ही नहीं है 7th मिलेनियम BC का 9000 का, आप ये कहां से ले आए? और अगर वहां से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से वहां क्यों नहीं जा? अभी ये बात चल ही रही थी, मतलब सारस्वत साहब के बाद ये दूसरे वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये बात कही कि जो जैपनिका राइस से यहाँ पर ये कह रहे थे, तब तक इन्हीं की एक स्टूडेंट ने जो बाद में
कैम्ब्रिज में उन्होंने पीएचडी की थी और बाद में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काम करने लगी जेनिफर कीट्स। और ये काम कर रही थी सिंधु घाटी हड़प्पन सिविलाइजेशन के उसमें। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो 2500 बीसी में या आज से 5200 साल पहले धान की खेती होने लगी, और वो भी इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से। और वो यहीं आई हुई थी, इसी जगह बैठी थी, इसी हॉल। और इत्तेफाक से उसमें मेरा कीनोट अटेंड, प्रेसिडेंशियल अटेंड। और उसमें हमने उनसे पूछा कि ये बताइए, जब सिंधु घाटी के क्षेत्र में नेटिव धान है ही नहीं, अन्य धान की कोई वैरायटी नहीं अभी तक पहचानी गई है, तो आपने डोमेस्टिकेट किसको? और अगर डोमेस्टिकेट किया, खेती शुरू की, तो ये धान आया कहां से? वो काफी खुले दिमाग की थी और उन्होंने बाद में उसको हम लोगों से डिस्कस किया। और ये बात उन्होंने मानी कि जो डोरियन साहब कह रहे थे वो तो बिल्कुल गलत, उनके गुरु जो हैं वो सही थे। 1500 ईस्वी में तो कैसे ला सकते हैं? क्योंकि डोरियन साहब ने उसके बाद ये कहा कि सिंधु घाटी में भी वो स्वतंत्र डोमेस्टिकेशन उनका नहीं है। तो जब चाइना से आ गया, जब पनिका राइस, तभी खेती, तो वो उससे एग्री नहीं थी। लेकिन अब उनके सामने समस्या आई, करें क्या? क्योंकि धान तो हो रहा है मध्य गंगा घाटी में, हमारे इलाके में, और डोमेस्टिकेशन हो रहा है पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, कैसे होगा? अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट ले लिया और वो बीएचयू के ही कोलैबोरेशन में चल रहा है, जिसमें वो ये देख रहे हैं कि ये धान वहां कब पहुंचा मिडिल गंगा प्लेन से और किस स्टेज में पहुंचा, वो वाइल्ड था, सेमी वाइल्ड था या डोमेस्टिकेट। अब इस खेल में इसको मैं कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बात होती है कि भारत में धान की खेती के 3 खिलाड़ी हैं। एक तो सरस्वत साहब थे, एक कोरियन साहब हैं जो चाइना से ला रहे हैं, और एक ये जेनिफर बेट्स हैं जो अब गंगा घाटी में काम कर रही हैं। और हमें लगता है कि आखिर में वो जो एक आर्कियोलॉजिस्ट ने और एक पैलियोबॉटनिस्ट ने जो बात कही थी, उस बात की पुष्टि वो करेंगे। हालांकि वो विषय मेरा नहीं है। प्लांट जेनेटिक्स पे जो लोग यहाँ काम कर सकते हैं उनको इस पर जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है फॉरेन कोलैबोरेशन तो ठीक है, लेकिन वो एक धरातल पर होने चाहिए, इक्वल फुटिंग। हमारा भी तो कोई वैज्ञानिक हो जो हमको ये दिलासा दे सके कि जो इसका ऑब्जर्वेशन है वो सही है। तो साहब अब आगे देख लिया जाए क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो कह रहे थे धान यहाँ आदमी नहीं रहते थे, और अब मामला धान की खेती और इतने सारे 94 स्केलेटन जिनके मिल गए, 94 ही तो नहीं रहे होंगे, और बहुत रहे होंगे तो भी दबे होंगे कहीं। अगर उन साइज को एक्टिवेट किया जाए तो हमारे सेनेटर जोगी के लिए काम मिल सकता है, क्योंकि उसमें स्केलेटन होंगे और उनके आप डीएनए की स्टडी कर सकते। लेकिन फिर भी स्केलेटन ना भी मिले तो एनिमल वैल्यू बॉटनी वालों के लिए पूरा ही। ये जो अभी बात हमने कही उसकी कोई देखे कौन इन चुनौतियों का बीड़ा उठाता है, क्या करता है, क्या सिद्ध करता है। तो हम लोग तो 50 साल बाद की बात कर रहे हैं। अब जो जनरेशन हमारे सामने है, और हमें खुशी है कि हमारे आर्कियोलॉजी के लोग हैं, काफी यंग लोग यहाँ आए हुए हैं, और जो यंग टीचर्स हैं वो भी हमारे बीच में है। हमें लगता है इस चैलेंज को जीत सकते हैं। अब देखिए साहब क्या हुआ, कहाँ तो कह रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में यहाँ आदमी नहीं रहता था, यहाँ खेती भी हो रही। और जो 3rd मिलेनियम है, मतलब आज से 5000 से 4000 साल के बीच में गंगा घाटी में क्या हो रहा है। एक तरफ तो हड़प्पा संस्कृति है और उस तरफ आपके ये भेड़ बकरी पाली जा रही है, जौ और गेहूं की खेती हो रही है, बड़े बड़े नगर हैं, और ये आपका क्या कहते हैं तांबे के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी टाइप बीज इस्तेमाल हो रहा है। और एक तरफ हमारे यहाँ तो दिखाई नहीं। अब एविडेंस क्या बता रहा है? बता रहा है कि साहब ये भेड़ बकरियां तो पहुंच गई गंगा घाटी, और इनके एविडेंस डेक्कन कॉलेज के लोग लेकर सामने उन्होंने कहा ये पालतू भेड़ बकरियां हैं जिनके रिमेन्स यहाँ मिल रहे हैं,
इसके बाद साहब जौ और गेहूं भी यहाँ मिलने लगे। और जौ और गेहूं खाली लोहरा देवा में नहीं, दमदमा जिसको हंटर की तरफ समझ रहे हैं वहां इस्तेमाल हो रहे हैं। उनकी रेडियोकार्बन रेट हमारे पास शनिवार जो बिहार में आपके रोहतास जिले में पड़ेगा वहां भी मिल रहे हैं। इसके मतलब वो जौ और गेहूं की खेती करने वाले लोग ही नहीं, उनका इस्तेमाल करने वाले लोग भी यहाँ आ गए। और क्योंकि ये खेती से उपजाए हुए दाने हैं तो यहाँ खेती शुरू। तो धान के साथ में ये भी खेती। इसके अलावा कुछ खास तरह की पॉल्ट्री थी जो यहाँ मिलने लगे। उनके यहाँ तो कापर के हथियार थे वो यहाँ मिलने लगे। इसकी टाइट हीट मिलने लगा। अब सवाल ये है कि एक तरफा तो संपर्क होगा नहीं, यहाँ से वहां क्या चीज, यहाँ से जाने वाली जो चीजें हैं उनमें एक तो धान वहाँ 3200 में मौजूद है जो अभी जेनिफर बेस्ट जिसमें उलझी हुई है, गया यहीं से है। और खाली वही नहीं गया, एक खास तरह की पॉल्ट्री जिसको ऑर्डेड वेयर कहते हैं या डोरी छाप बर्तन जिसको कहते हैं, ये इसके पहले मोहनजोदारो में मिल चुका है। बाद में कई साइट पर मिला जिनमें प्रणाल है और भी साइट पाया गया। फिर बर्तन गया यहीं से है क्योंकि इस बर्तन की हमारे यहाँ जो डेट तो 9000 था। इतना पुराना बर्तन बनाने का अभी तक एविडेंस इस क्षेत्र में तो कहीं साउथ एशिया में कहीं पाया नहीं। तो हमारे यहाँ में कुछ लोग कुछ कर रहे थे जो आदान प्रदान में वहां जा। इसके अलावा ये जो बीड्स है गेट थे, इस पर बड़ा अच्छा काम किया है रैंडल ला में। उन्होंने हमारे बीड्स भी देखे और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि बांदा और मिर्जापुर और इस सब क्षेत्र में जो गेट मिलता है ये यहाँ से वहां सप्लाई होता है। तो ये अभी हम बात आपसे 8 से 4000 साल पहले की कर रहे हैं, 720 की बहुत बाद में आई। तो अब इसकी संभावना ये है कि साहब हमारे जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बांदा के और मिर्जापुर के जो गेट है उसकी स्टडी करें और जो हड़प्पन जोन में मिल रहा है उसकी स्टडी करें, तब ये पता चल सकेगा कि कहाँ से कहाँ। अब इसमें जो एटाइट बीज है जिसको शंखड़ी कहते हैं हिंदी में, ये भी बड़ी कहानी कह रहा है क्योंकि यहाँ 2 जगह पर रूसी में और लौरा देवा में ये 5000-6000 साल के डिपॉजिट में मिले और ऊपर भी मिला। तो जो हमारे बड़े विद्वान लोग हैं इसमें विस्कॉन्सिन के और इटली के और दूसरी जगहों के, उन्होंने कहा कि ये संभावना है कि इतना छोटा है, बहुत ही महीन उसका मेजरमेंट है, 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर के लिए है। ये हो सकता है ऊपर से पर्कुलेट कर गए हों डिपॉजिट। हमने उनकी बात उन्होंने कहा आप इस चैप्टर को ओपन रखें, आधा आप मानते हैं आधा कि कम से कम हड़प्पन पीरियड में तो हमारे यहाँ मिल ही रहे थे, लेकिन उसके पहले मिलने की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि स्टीलटाइट का डिपॉजिट नेपाल की तराई में, जबलपुर के पास और दूसरी जगहों पर भी होता है। उसको एक्सपायर किया कि नहीं कि ये उसकी सुरक्षा। तो इस तरह से जो पारस्परिक संबंध था जो वो कह रहे थे कि हड़प्पा संस्कृति के समय में जमुना के इस पार 4000 साल के शुरुआत में कुछ लोग आए होंगे, तो बात तो धारणा भी कमा। अब आप इस नक्शे में देखिए, ये तो हमने अभी तक जितनी बात की थी वो मध्य गंगा घाटी की थी। यहाँ इस क्षेत्र में 2500 से 1500 BC के बीच इतने सारी जगह एक्सलेट हुई जिनकी रेडियो कार्बन डेट्स थी। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था जहाँ वो कह रहे थे कि 4000 के आसपास मतलब 2nd मिलेनियम BC के शुरुआत में पहुंचे होंगे, एक जगह की आलमगीर थी, उसका एक्सकवेशन हुआ था और वहाँ की डेट 1800 BC मानी जा रही है। वहां पर भी आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर RN सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ और हम लोगों के साथ मिल करके एक्सकवेशन कराया और वो डेट्स पहुंच गई कितने 2500-2600 BC कंटेम्परेरी टू हड़प्पा। तो ये जो धारणा थी कि यहाँ पर लोग नहीं रह रहे थे, नहीं, जब वहां रह रहे थे तो यहाँ भी रह रहे थे और अपर गंगा प्लेन से लेकर के और नीचे बंगाल तक रह रहे थे।
थोड़े मोड़े एरिया में नहीं। ये प्रोफेसर RN सिंह, दूसरे भुवन विक्रम हैं, इनको एक साइट है वहां तखतपुर, वहां से कुछ कापर के बर्तन मिले और उन तांबे के बर्तनों में ये धुएं से क्या कहेंगे शूट्स का वो जमा हो गया था चारकोल, उसकी डेट है। वो डेट आई करीब 2200 BC, वो बर्तन की डेट उससे पहले। तो यहाँ लोग रह भी रहे थे और अभी नए नए एविडेंस आते जा रहे हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एविडेंस जिसकी बड़ी चर्चा है आजकल, ये हालांकि 3rd मिलेनियम का नहीं है, 2nd मिलेनियम के प्रारंभ का है। यहाँ एक रथ का एविडेंस मिला है और इसमें पूरा उसका पहिया मिल गया है और उसकी जो ग्रोथ होती है, और ऐसा कोई एविडेंस इंडिया में इसके पहले नहीं मिला, पूरे साउथ एशिया में मिला। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एविडेंस है और मुझे लगता है जैसे जैसे दरवाजे खुलेंगे ये अभी और भी पल्ले निकलने वाले हैं, जो गंगा घाटी की जो सभ्यता है उसके अनवरत विकास के अलग पहलू को दिखाएंगे। आप हमने पहले ही कहा कि पानी कहाँ कम बरसता है, कहाँ ज्यादा, और बेसिक मजदूरों की स्थिति है, उसको ध्यान में रखकर ही आर्कियोलॉजी की। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यापारी संस्कृति की जो इकोनॉमी थी, जिनकी ट्रेड इकोनॉमी हड़प्पन की, वो बेहतर थे, या एग्रीकल्चर कम्युनिटीज जो हमारे गंगा घाटी में थी ये बेहतर थे। दोनों का अलग अलग ढंग से विकास हो रहा था और उनके अलग अलग महत्व। उसके बाद भी गंगा घाटी में अनवरत एविडेंस मिलता है और ये एविडेंस मिलते हैं इसके साथ में, क्योंकि उस तरफ जो गड्ढे जैसे हैं अभी भी बहुत जगह गाँवों में अनाज रखने के लिए ये बनाया जाता है, इसमें कहीं महुआ रखते हैं, कहीं धान रखते हैं, और हम लोगों को इसका पूरा एक तरीके से इसको क्या कहेंगे भाग पूरा बड़ा एरिया मिला बगरादेवा में, जिसमें कम से कम 15-20 इस तरीके से बने हुए थे जिनमें अनाज इकट्ठा किया जाता होगा। कम से कम एक गड्ढे में 1 क्विंटल अनाज लोगों ने नाप के उसको देखा। अब देखिए साहब, साइंस वहीं तक नहीं रही, ये 4000 से 3000 के बीच की बात कर रहे हैं आज से। अंगूर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, गंगा घाटी में मिल रहा है। अंगूर के बाद चीड़ का जो है वो एविडेंस यही संगवेदपुर तक मिल रहा है, देवदार के भी एविडेंस मिल रहे हैं उस बीच में। आपका जो भोजपत्र है वो भी संगवेदपुर में पाया गया, और ये हम लोग कभी नहीं कर पाते थे, जिसके साथ साइंस वैल्यू बॉटनी वालों ने इनको पहचाना, ये चीज मौजूद है, और डेट की वैल्यू का और वैसे। इसके बाद देखिए खजूर मध्य एशिया से चला आ रहा, तरबूज आ रहा, कटहल जो वेस्टर्न घाट में है वो यहाँ पहुंचा, और ईस्ट से आयरन। ये हम लोग कहाँ अपने आर्कियोलॉजी में समझ पाते, इतना लिटरेचर पढ़ते कि समझ पाते कि ये 1500 BC में आया, 2000 में आया, 3000 में आया। कटहल इसके साथ शरीफा, जिसको साउथ अमेरिकन माना जाता था, वो यहाँ 1500 BC में पहुंच गया। तो जो कोलंबस जी की कहानी बहुत बंदू बजाया गया कि उनके आने के बाद ही यहाँ पर बहुत चीजें आई, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के एक्शन के आधार पर गलत सिद्ध किया, या हम ये कहें कि उसमें हमारा ज्ञान बहुत हल्ला होता था कि साहब बिना लोहे के अनाज, लोहे के उपकरणों के सरसों की खेती तो हुई नहीं। ये मेन आर्गुमेंट था प्रोफेसर RS शर्मा का, जो इसके बारे में बात करते थे कि आगे माइक्रोफोन के साथ होगा। ये सारे अनाज यहाँ आज से 2800 साल के पहले ही उपजाए जा रहे हैं। 36 वेराइटीज बताई डॉक्टर सारस्वत, उनमें से हमने ये वो चीजें बताई जिनको कहते थे बिना लोहे के उपकरणों की खेती संभव नहीं। अब लोहा ही बहुत पुराना हो गया,
जब हम लोगों ने पहली बार लोहे को 1300 बीसी का कहा या आज से 2300 बीसी का, तो 700 बीसी जो लोग कह रहे थे उनको बड़ा बुरा लगा। उसके बाद वो दूसरी साइड पे जब एक्सकेवेट किया तो वो उससे भी पुराना हो गया। तो 800-700 बीसी जिसको मान रहे थे वो यहाँ पर 1700-1800 बीसी हो, 1000 साल का फर्क पड़ा। 10 साल तक इसमें खबर मचा रहा, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान में जब सत्ता में भी 1300-1400 बीसी आ गया, साउथ इंडिया में तमिलनाडु में आ गया और स्टील आयरन का इस्तेमाल आ गया, अब सब लोग चुप। लोहे की कहानी भी खत्म हो गई कि लोहे के हथियार लेके आए जिससे जंगल का। तो ये सारी धारणाएं बदल गई और ये हमने करीब आज से 10 साल पहले कैलकुलेट किया था, और ये करीब 600 कुछ अब हैं जो 700 बीसी से पहले के, जो गंगा घाटी में ऑलरेडी पहचाने जाते, जिनमें कम से कम 200 जगह और जोड़ दी, क्योंकि इधर लगातार सर्वे हो रहा है और नई नई जगह निकल के आ रही है। तो जो 700 बीसी का उन्होंने पैमाना माना था, उसके पहले तो इतनी सारी जगह ऑलरेडी नोन है, तो जो हमें नहीं मालूम है वो भी तो अभी सामने आना बाकी है। और मोटी मोटी बात होती थी, काशी की बड़ी बात होती थी। लिटरेचर में मिलता था महाग्राम था, महाग्राम से राजधानी बन गया, फिर जनपद बना, उसमें आ गया। तो ग्राम कब बना था? अभी तो वो विलेज होगा। विलेज बनने के पहले हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी यहाँ कब रह रही? तो हंटिंग गैदरिंग से सेटल्ड लाइफ आने में, गांव बनने की जो दूरी वो अभी पता नहीं है इस इलाके में। थोड़े थोड़े इंडिकेशन मिलते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सीक्वेंस अभी नहीं मिला। और उसके बाद ही तो फिर महाजनपद बनेगा। तो ये जो मोटी मोटी चीज है, ये अब 73 से 2023 50 साल में ये सारी चीजें बदल चुकी हैं। जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में थे, उससे ज्यादा क्वेश्चन आज की नई पीढ़ी के दिमाग में होंगे। और हमें उम्मीद है कि जो ये साइंस का यहाँ पर इतना बड़ा सेंटर है बीएचयू में, सबके कोलैबोरेशन से एक नई तस्वीर अगले 50 साल में तैयार होगी। ये देखिए इस तरह के सुंदर बर्तन ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक बर्तन जो है उस पर एक ह्यूमन फिगर बनी हुई, एग्जैक्टली ऐसी फिगर आप पेंटिंग में मिलती है। और ऐसी ही एक पेंटिंग मालवा में, नागदा में तो आपके कॉन्टैक्ट और प्रभाव दोनों ही चीजें दिखती। और ये है जियोलॉजिस्ट के लिए चैलेंज, वो बताएं ये सब पत्थर कहाँ से आए, रिसोर्स एरिया क्या है, ये सब जो है इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसमें एक उदाहरण खाली में दूंगा, ये है अमेज़ोनाइट बीड्स दिखाई दे रहे हैं। ये नॉर्थ इतिहास में राजा नल के टीले को पाए गए और इनकी रेट करीब 1200 बीसी। लोग कहते थे कि ये अरावलीज में ही मिलते हैं या अमेजन में मिलते हैं, वहाँ साउथ अमेरिका में, लेकिन नहीं, ये अमेज़ोनाइट यहाँ मुंगेर और भागलपुर में मिलते, उड़ीसा में भी मिलते। और क्या वहां से आया कि इसको एग्जामिन किया। ये सब अगर हो पाया है तो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की जरूरत हो पाया है। अगर हिंदी में आ जाए तो फिर विज्ञान विस्तार न हो, तो विज्ञान और आर्कियोलॉजी और ह्यूमैनिटीज एक साथ आके काम करना चाहिए। आप सबको बहुत धन्यवाद। गंगा घाटी में मानव सभ्यताओं का उद्भव विषय पर आपका जो व्याख्यान रहा, ये निश्चित तौर पर कई सारे